नमस्कार दोस्तों, जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंत्रिपरिषद की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में इस बात की व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भारत के संविधान में बनाई गई है। दुनिया के जितने भी देश में संसदीय परंपरा है, उन संसदीय परंपराओं में मंत्रियों का जिक्र है, लेकिन भारत के संविधान में जो मंत्रियों की व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि आज आया है। यह व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। जब मौर्य काल में भी मंत्री होते थे और मौर्य काल में उन मंत्रियों को तीर्थ कहा जाता था। यही मंत्री गुप्त काल में इन्हें अमात्य कहा जाता था और संसदीय व्यवस्था में मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है, मंत्रियों की व्यवस्था की गई है और उसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री को सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री सहित एक मंत्रिपरिषद होगी। और यह मंत्रिपरिषद मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं थी कि कितने मंत्री कुल होंगे। तो पहले क्या था कि मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी, इसलिए 91वां संविधान संशोधन करके 2003 में व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निचले सदन के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि अगर निचला सदन 100 लोगों का है तो मंत्रियों की संख्या 15 से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि मंत्रियों की कुल संख्या निम्न सदन के कुल सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। अब अनुच्छेद 75 इस बात की व्यवस्था करता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मतलब राष्ट्रपति जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, उस नियुक्ति में प्रधानमंत्री की वो सलाह लेगा। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। मंत्री का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, न कि राज्यसभा के प्रति। और प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सम्मुख पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। एक सवाल यह दिमाग में जरूर आता है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। किसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं और किसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं। तो यह जान लीजिए, मूल रूप से जो है मंत्रिपरिषद में 5 स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। जो से हम मंत्रिपरिषद कहते हैं उसमें 5 स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें जो पहले स्तर के हैं उन्हें मंत्रिमंडल कहा जाता है। प्रथम स्तर पर वो व्यक्ति हैं जिसे मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री कहते हैं। जैसे सभी विभागों के एक प्रमुख होते हैं, तो जो कैबिनेट स्तर के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री की सलाह देने के लिए, प्रधानमंत्री को उसके कार्यों में मदद करने के लिए, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। यानी कि मंत्रिमंडल के वो सदस्य होंगे और ये लोग अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। जैसे गृह मंत्री गृह विभाग का प्रमुख है, रक्षा मंत्री रक्षा विभाग का प्रमुख है, विदेश मंत्री विदेश विभाग का प्रमुख है। इसी तरह जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों का एक प्रमुख होगा जो सबसे शीर्ष पर कायम होगा, जिसे हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं और उसी को मंत्रिमंडल कहा जाता है। और मंत्रिपरिषद अभी आगे। तो जो उच्च स्तर पे होते हैं, शीर्ष स्तर पे होते हैं, उन्हें कहते हैं कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल। दूसरे ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल के स्तर पर मंत्री तो होते हैं, लेकिन वह कैबिनेट स्तर के मंत्री नहीं होते हैं। वो मंत्रिमंडल स्तर पे काम करेंगे, लेकिन वो कैबिनेट स्तर के मंत्री नहीं माने जाएंगे। तीसरे राज्य मंत्री होते हैं। ऐसे मंत्री जो मुख्य मंत्रिमंडल है उनकी सहायता देने के लिए राज्य स्तर के मंत्री बनाए जाते हैं। जैसे गृह राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, ये लोग जो होते हैं ये राज्य स्तर के मंत्री होते हैं। और इनकी स्थिति जो है हायरार्की में, पद सोपान में, वो मंत्रिमंडल
और जो दूसरे नंबर के हैं मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री परंतु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, उनके बीच का स्टेप है ये, राज्य स्तर के मंत्री। चौथे होते हैं उप मंत्री, यानी कि जो ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए काम करते हैं। और पांचवें होते हैं संसदीय सचिव। इन पांचों को मिला करके जो व्यवस्था बनती है, उन पांचों को मिला करके उस व्यवस्था को कहा जाता है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो मुख्य बात यह हुई कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या है अंतर है। तो मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्रिपरिषद का एक छोटा रूप होता है, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण रूप होता है। भारत के पूरे संविधान में हर जगह मंत्रिपरिषद का जिक्र है, केवल एक जगह मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र किया गया है, वह आर्टिकल 352 के सेंस में, जहां पर आपातकालीन शक्तियां दी गई है, वहां पर मंत्रिमंडल का जिक्र हुआ है। तो ये जो पांचों सामूहिक रूप से हैं, इन पांचों सामूहिक रूप से ये लोग मंत्रिपरिषद कहे जाते हैं, और जबकि कैबिनेट स्तर के मंत्री को मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो हम ये विश्वास रखें कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरियट का एक कथन है, मेरियट जो राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर पूरा प्रशासन चक्र घूमता है। यानी कि जितना भी प्रशासन घूमता है वो पूरा प्रशासन मंत्रिमंडल के स्तर पर ही घूमता है, यानी कि कैबिनेट के स्तर पर ही घूमता है। अब अनुच्छेद 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जिक्र करता है। तो अनुच्छेद 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखता है, जैसे कि जिन सदस्यों को मंत्री बना रहा है उनका प्रशासनिक अनुभव क्या है, उनका राजनीतिक अनुभव क्या है, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो किस धर्म से हैं, किस संप्रदाय के हैं, और कई बातों को ध्यान में रख करके जो जिस स्तर का व्यक्ति होता है, जिस कार्य को करने में सक्षम होता है, उस स्तर के व्यक्ति को उस स्तर का मंत्रालय दिया जाता है। अब हम यह सोचें कि प्रधानमंत्री की अगर व्याख्या करें तो कैसे करेंगे। जब प्रधानमंत्री की व्याख्या करेंगे तो कैसे करेंगे। एक और तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रधान है, मतलब जितने भी मंत्री हैं उन सबका वो प्रमुख है, और दूसरा वो लोकसभा का नेता भी होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, इसलिए उसे लोकसभा का नेता भी माना जाता है, उस सदन का नेता माना जाता है। और दूसरा वो मंत्रिपरिषद का प्रधान भी होता है। शासन की नीति से संबंधित जितने भी निर्णय हैं वो सब के सब निर्णय प्रधानमंत्री के ही माने जाते हैं और अधिकृत रूप से प्रधानमंत्री के माने जाते हैं। संसद में अपने सहयोगियों द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है। यानी कि अगर कोई गलतफहमी हो जाए, कोई ऐसा लगे कि हाँ भाषण में कुछ संशोधन करना है, तो प्रधानमंत्री की जरूरत होती है। आप अक्सर सदन की कार्रवाई में सुने होंगे कि विपक्षी दल ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आके भाषण दे, प्रधानमंत्री सदन में आके भाषण दे। प्रधानमंत्री सदन में आके भाषण दे मतलब प्रधानमंत्री अगर सदन में बोलता है तो ये मान लिया जाता है कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, वो कंसेप्ट क्लियर है। इसलिए प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद की गलतफहमियों को दूर करने के लिए या उसके व्याख्यान की गलतफहमियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री का आना जरूरी है। जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, महत्वपूर्ण कानून हैं, वो प्रधानमंत्री की सहयोग से ही और प्रधानमंत्री के सहयोगियों द्वारा ही पारित किए जाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर वो बहुमत प्राप्त दल का नेता है, उसके पास पर्याप्त बहुमत है, तो लोकसभा को वो भंग भी करवा सकता है। और लोकसभा भंग करवाने का काम प्रधानमंत्री द्वारा अब तक 9 बार किया जा चुका है, जब प्रधानमंत्री ने स्वेच्छा से लोकसभा भंग करने के लिए कहा हो। और वो 9 बार हुआ है दिसंबर 1970 में, जनवरी 1977 में, अगस्त 1979 में, नवंबर 1984 में, अक्टूबर 1989 में, मार्च 1991 में, दिसंबर 1997 में, अप्रैल 1999 में और फरवरी 2004 में।
जब प्रधानमंत्री ने स्वेच्छा से लोकसभा भंग करने की सिफारिश की थी। और ऐसा भी है कि वो लोकसभा भंग नहीं कर सकता है, ऐसा भी है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा भी सकता है। 1976 में 2 बार ऐसा हुआ कि जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। यानी कि लोकसभा में प्रधानमंत्री की शक्ति इतनी है कि वो ज़रूरत पड़ने पे, आवश्यकता पड़ने पे लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष भी करवा सकता है। भले ही विदेश विभाग प्रधानमंत्री के अधीन न होता हो, लेकिन विदेश में जितने भी विदेश नीति का निर्धारण होता है उन सब में प्रधानमंत्री की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक अधिकारियों की जिनकी भी नियुक्ति की जाती है वो सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के द्वारा ही, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही की जाती हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्ति मुख्य रूप से कुछ बातों पर निर्भर करती हैं। नंबर 1 कि प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा और राज्यसभा में कैसी स्थिति प्राप्त है। अगर प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल हो सकता है। जैसे कि वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में बहुमत प्राप्त है, तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री की स्थिति उसके निजी व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है कि उसका निजी व्यक्तित्व किस प्रकार का है। अगर प्रधानमंत्री ढुलमुल रवैये का है तो उसकी नीतियां ढुलमुल टाइप की होंगी। अगर प्रधानमंत्री तेज तर्रार है तो उसकी नीतियां तेज तर्रार होंगी। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्रधानमंत्री का अपने दल में कितना वर्चस्व है। मतलब जिस पार्टी का वो नेता है उस पार्टी में प्रधानमंत्री का अपना कितना पकड़ है, कितनी पकड़ है। जिस व्यक्ति की अपने दल में शक्ति मजबूत होती है, पकड़ मजबूत होती है, वह व्यक्ति सशक्त प्रधानमंत्री माना जाता है। और अगर वह राजनीतिक रूप से निर्विवाद नेता हो तो प्रधानमंत्री की शक्तियां इसमें असीमित हो जाती हैं। और चौथा जो कॉन्सेप्ट है वह यह है कि जब प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति बना है उस समय पूरी दुनिया की स्थिति कैसी है। तो आज के वीडियो में हमने आपको ये बताया कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री मिलकर के किस तरीके से काम करते हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।